जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच गए हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये बात हमने कल बता रखी है आपको। साथ में हमने ये भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते कैसे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद जो आपके केसेस हैं, केस 1 केस 2, जब उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट रियल और डिफरेंट हों या रियल और इक्वल हों और कॉम्प्लेक्स हों, तो क्या क्या आपको कैसे सॉल्यूशन लिखे जाते हैं ये आपको मैंने बता दिया था। ये आपका बेसिक था। अब इसके आगे चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी और यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो आप बेहतर होगा कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, ताकि हम किसी भी इक्वेशन के, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के या थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन डिग्री 1 होगी, ठीक है, फर्स्ट डिग्री का ही होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। जब हमने CF भी निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आज सीखेंगे। अलग अलग केसेज इसमें भी हैं, ठीक है। तो जब हम CF और PI दोनों निकाल लेंगे तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, CF प्लस PI कैसे निकालेंगे, ये हम अपने आप जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं PI, ठीक है। आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन शायद ये थी, आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। यही थी, जहाँ पर मैंने बताया था कि P, Q और R ये या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट होंगे, ठीक। मैंने आपको बताया था कि CF निकालने के लिए R को 0 रखना है, मतलब इधर की तरफ से ट्रीट करना है इक्वेशन को, और इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। R हमारा क्या है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड क्या है। सॉरी, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड क्या होगा ये डिपेंड करेगा R पर। और R के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो 4 हैं। 4 हैं या 3 हैं, देखते हैं। या तो R एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, इस फॉर्म में होगा, या कोसाइन फंक्शन होगा, मतलब साइन AX होगा या कॉस AX होगा। तीसरा होगा x की पावर n, इस फॉर्म में, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। यहां पर साइन और कॉस ही हैं, tan सेक कॉसेक ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। चौथा है e की पावर x इंटू R1 मान लेते हैं। R1 इनमें से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चौथा ये हो सकता है, और पांचवा हो सकता है एनी फंक्शन। ये 5 केस हमें पढ़ने हैं 5 दिन में, तो घबराइएगा मत। CF एक दिन आपने सीख लिया, हर इक्वेशन में CF प्लस PI निकालेंगे। तो PI का जो आज हम तरीका देखेंगे वो ये देखेंगे कि जब R राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का कौन सा केस देखेंगे। केस 1, जब R क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। R क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो PI निकालने के लिए व्हेन R इक्वल टू मान लेते हैं e की पावर AX, तो PI निकालने के लिए क्या करेंगे, e की पावर AX डिवाइडेड बाई FD। FD क्या है, फंक्शन ऑफ D। फंक्शन ऑफ D यही है जो इधर लिखा है। अगर मैं D बाई DX को, मैंने बताया था कि कैपिटल D लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, D स्क्वायर प्लस PD प्लस QY इज इक्वल टू R। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसी को बोलते हैं FD। क्या बोलते हैं, FD। तो PI हो जाएगा e की पावर AX बाई FD। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा,
ये डी का फंक्शन है और डी क्या है, एक ऑपरेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा लिखा है, मतलब ये एक ऑपरेटर है और ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, इस पर। तो जब हम इस फंक्शन का पीआई निकालेंगे तो डी की जगह क्या रख देंगे, ए, बस। लेकिन कंडीशन है कि एफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। डी की जगह ए तो रख देंगे तो हमें पीआई मिल जाएगा, लेकिन पीआई अब ये होगा, ये पूरा। लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इफ डिनोमिनेटर इज 0, यहां पर लिख लीजिए, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे वो देखिए। तो पीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर ए रखेंगे और फिर इस पर ऑपरेट करेंगे। ये डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी, और फिर डी की जगह क्या रखना है, ए। अब यहां भी वही कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, इफ डैश ए इज इक्वल टू 0, देन तो क्या करना है, फिर से x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का पहले मल्टीप्लाई किए थे, एक x था, दोबारा करेंगे तो x²। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में, फिर a रखेंगे। ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक ये 0 बनता रहेगा। अगर ये 0 यहीं पर नहीं बना तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर बन गया, यहां पर नहीं बना तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर बन गया, यहां पर 0 नहीं बना तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले के सारे अगर 0 हैं तब। ठीक है, तो जितनी बार भी 0 आता जाएगा डिनोमिनेटर, एक बार x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके फिर ऑपरेट करेंगे। x को कभी भी अंदर मत लीजिएगा, x बाहर है अब इससे। अब ये जो ऑपरेटर है वो केवल इस पर लगेगा, इस पर x पर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन गलत होने की संभावना इसी में रहती है। मेथड सब पढ़े होते हैं लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया वही वहां पर सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज सब इफ एंड बट और पापा के नाम में भी कंफ्यूजन रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, जी एल और एल कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी मान लीजिए, सपोज यहां पर 4 लिखा है या 5 लिखा है या 6 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, e की पावर 0x लिख देंगे। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि हमने इस इक्वेशन को किस फंक्शन में बदल दिया, एक्सपोनेंशियल वाले, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं। दूसरा तरीका x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन x की पावर 0 लिखने का क्या मतलब है कि यहां पर r का ये वाला केस हमें पढ़ना पड़ेगा, ये वाला तीसरा वाला, ये अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये देखने में भी आसान लग रहा है। ये इसका जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको भी बताएंगे। पर डे आपको एक देखना है, आज हम ये देख रहे हैं, कल ये देखेंगे, परसों ये देखेंगे, उसके अगले दिन ये, फिर लास्ट ये। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट इंटू ई की पावर 0x लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ई की पावर 0 क्या होता है, 1। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF। CF निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस g/t इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस g/t अंडर रूट, तो क्या मिला, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट g/t। सॉरी ये t नहीं है, l है, स्मॉल l। हम्म स्मॉल l है, t नहीं है। ठीक, अब ये एक्सपोनेंट वो कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स में CF कैसे लिखा जाता है, e की पावर 0x, अल्फा तो 0 है ना, फिर कॉस अंडर रूट g/l t। यहां पर x की जगह क्या है, t, तो 0t यहां पर कर दीजिए और यहां पर 0t।
एक्स की आदत पड़ गई हम लोगों की, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है टी, तो इसको जी की पावर 0t लिख दीजिए। टी प्लस सॉरी C1 प्लस C2 साइन अंडर रूट G/L टी। ये तो हो गया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करेंगे, पी आई क्या है, G/L L e की पावर 0t डिवाइडेड बाई ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, यही। तो ये इसको d के फॉर्म में क्या लिखेंगे, m की जगह d रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, G/L। अब d की जगह a रखना है, a यहां पर क्या है 0, यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा G/L L e की पावर 0t डिवाइडेड बाई G/L, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा L केवल। ठीक, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, C1 कॉस G/L अंडर रूट के अंदर t प्लस C2 साइन अंडर रूट G/L t प्लस PIL। ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिला, ये आंसर मिला। अब C1 C2 निकालने के लिए आपको कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, x इक्वल टू ए एट टी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर y की जगह क्या है, x है, तो जरा x लिख दीजिए। तो x इक्वल टू ए व्हेन t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू C1 प्लस L, तो C1 की वैल्यू क्या मिली, a माइनस L। ठीक, C1 की वैल्यू मिल गई। अब बचा C2, C2 निकालने के लिए क्या दिया है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0, तो dx बाई डी टी निकालिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन इंटू अंडर रूट G/L, ये कांस्टेंट है, प्लस C2 अंडर रूट G/L साइन का कॉस अंडर रूट G/L टी, प्लस ये तो कांस्टेंट ही है 0। अब dx बाई डी टी क्या है, 0 है, जब t इज इक्वल टू 0 तो पुट कर दीजिए, तो C2 अंडर रूट G/L, तो इस यहाँ से C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। C2 की वैल्यू 0 मिल गई, C1 की वैल्यू ये मिल गई, तो वहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a माइनस एल कॉस अंडर रूट G/L टी प्लस L, ये आपका आंसर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, y और x से कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, वो आदत में ही शुमार हो जाता है कि y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट, जबकि यहाँ पर डिपेंडेंट है x और इंडिपेंडेंट है t। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, ये 9 है लिखा है, जी मत समझिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है, m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 मिली, -3 रूट्स इक्वल हैं, रियल और इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा क्या, C1 e की पावर -3x प्लस x C2 e की पावर -3x। CF ये मिल गया। PI निकालने के लिए 5e की पावर 3x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, यही होगा। m की जगह d रखना है, बस वही बात है। अब d की जगह क्या रख देना, a, या अगर यहां पर मैं 3 रखता हूं तो क्या मिलेगा,
5e⁻3x, 3 रखता हूँ तो क्या मिलेगा 9, 3 का 18 और 9, तो क्या मिला 5/36e⁻3x। ये पी आई है, ये सी एफ है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, घबराना नहीं है, ये पी आई है, ये पी आई इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, और जो बीच में साइन लगे हैं साइन लगा देंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ई की पावर ये log 2 वो कांस्टेंट है, तो इसको लिख देंगे ई की पावर log 2 ई की पावर 0x। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक्सपोनेंशियल ही कर रहे हैं, सारा एक्सपोनेंशियल है, तो कांस्टेंट को ई की पावर 0 कर दीजिए। ठीक है, चलिए सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 2 मिली, 3 3। तो सी एफ क्या मिला c1 e की पावर 3x प्लस x c2 e की पावर 3x। ये तो मिल गया क्या सी एफ। पी आई हमारे पास 3 निकलेंगे, और तीनों के बीच में जो साइन लगे हों वो साइन लगाते चलिएगा। तो पी आई मैं क्या लिखूं 6e की पावर 3x डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, सॉरी m की जगह d रखिए, माइनस 6d प्लस 9 प्लस 7e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 माइनस log 2 e की पावर 0x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो हम पढ़ें वही रखिए। यहाँ पर a की जगह क्या है 3, यहाँ पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, रख कर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि 3 इसका रूट है, रख कर देख लीजिए 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो क्या तरीका है, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 3d स्क्वायर माइनस 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 7 e की पावर माइनस 2x, d की जगह क्या रख दीजिए a की जगह यहाँ पर क्या है माइनस 2, यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 9 माइनस log 2। d की जगह a रखिए, a यहाँ पर क्या है 0, तो 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 9। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या रखिए 3 रखिए, तो ये क्या मिला 3 त्रिका, तो सॉरी इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या मिला 2d माइनस 6, यही तो मिला। हाँ, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये फिर 0 हो रहा, तो इसका तरीका क्या है, फिर से एक बार x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर 6 e की पावर 3x डिवाइडेड बाई, फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो मिलेगा 2 से कैंसिल कर दीजिए 3 प्लस 7 बाई 12 4 16 16 और 9 25, 7/25 e की पावर माइनस 2x माइनस log 2/9। क्या आया 3x स्क्वायर e की पावर 3x प्लस 7/25 e की पावर माइनस 2x माइनस log 2/9। ये आपका क्या निकला पी आई। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या मिलेगा सी एफ प्लस पी आई, यही आपका आंसर है। ठीक है, स्टेप वाइज ही करते जाइएगा, घबराइएगा नहीं, चीजें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें आराम से होती चली जाएंगी। चलिए, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो आपके पास m की दो वैल्यू मिलेंगी, 2 -2 और -3, ये m की वैल्यू मिली।
अगर m की ये वाली वैल्यू मिली तो CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 3x। ये तो मिल गया CF। PI निकालने के लिए e की पावर x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। डी और एम से कंफ्यूज मत होइएगा, जब ए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो एम से निकालेंगे, ठीक है। डी की जगह एम रख देंगे, बस अंतर इतना है। डी की जगह ए रख दीजिए यहाँ पर, तो ई की पावर ए एक्स में ए है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना मिला, 12। इसको यहाँ पर जाकर ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लीजिए, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, m माइनस 2। तो m की दो वैल्यू मिली, 1 और 2। रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो आपका CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ये है आपका क्या, CF। PI निकालना हो तो e की पावर 3x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। डी की जगह a रखिए, a की वैल्यू है 3, तो e की पावर 3x, 3 यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 9 प्लस 2, तो e की पावर 3x बाई 2। इन दोनों को जाकर ऐड कर दीजिएगा, तो जो लिखा है वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर तो क्या मिला, m प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो m प्लस 2। तो आपके पास मिला m स्क्वायर माइनस 1 और m प्लस 2। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 को 0 करेंगे तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 और m की वैल्यू माइनस 2। आपके पास 3 रूट मिले, तीनों अलग अलग, तो CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस C3 e की पावर माइनस 3x। ये तो मिला क्या, CF। PI निकालने के लिए e की पावर x डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। 1 पुट कीजिए, जब d की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इसका एक क्या है, रूट है, तो यहाँ पर 1 रखते ही सारा 0 हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो रख करके देख लीजिए। फिर क्या करेंगे, जब 0 हो रहा तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर d की जगह 1 रखेंगे, तो देखिए क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 6। तो आपका PI क्या मिला, x e की पावर x बाई 6। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिली, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। तो CF क्या मिला, e की पावर माइनस x C1 cos x प्लस C2 sin x। ये तो क्या मिला, CF हम निकालना सीख गए हैं, वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी हर एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस जब हम पढ़ेंगे। अब बचा PI निकालने का। PI निकालने के लिए यहाँ पर लिखा साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में बदल लीजिए इसको। अब PI क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ले लीजिए, e की पावर x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर
प्लस 2d प्लस 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, d की जगह a, तो क्या मिला 1/2 ई की पावर एक्स, डी की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 प्लस 2 5, और यहाँ पर -1 पुट कर दीजिए तो 1 -2 प्लस 2, और ये कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई की पावर x/10 माइनस ई की पावर माइनस x/2, दोनों को ऐड कर लीजिएगा CF प्लस PI, वही आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स ये होता है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसी में प्लस लगा दीजिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कॉस हाइपरबोलिक एक्स कब आ गया, चलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब फैक्टर ना मिले तो तुरंत श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा दीजिए, जो मैं लगा रहा हूं, 2 आयोटा। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, e की पावर -2x c1 cos x प्लस c2 sin x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। PI -2 कॉस हाइपरबोलिक x की जगह क्या लिख दूं, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस अलग अलग कर दीजिए, e की पावर x d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 प्लस e की पावर -x d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5। क्या मिला, e की पावर x, d की वैल्यू a रखिए, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 10, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 -4 प्लस 5 2, माइनस को अंदर ले जाइए, इसको जाकर के इसमें ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है CF प्लस PI। नेक्स्ट, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ -2m स्क्वायर -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कुछ मिल रहा है, 5 और 2 7 नेगेटिव में, हाँ m इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ m-1 m-1 m-1, 2-3 बार लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। m³ m स्क्वायर, m³ हो गया माइनस m स्क्वायर माइनस m, ये वही इक्वल करना कल आपको बताए थे। यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m³ बन गया, ये लिखा है। फिर क्या है -m स्क्वायर, यहाँ पर क्या है -2m स्क्वायर, तो माइनस m स्क्वायर कम पड़ रहा तो -m से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर -m स्क्वायर और यहाँ का -m स्क्वायर मिल करके -2m स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस m बन गया। यहाँ पर क्या है -5, यहाँ पर -6 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको जब ओपन करेंगे वही मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। m-1 बाहर ले लीजिए तो क्या बचा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका क्या फैक्टर होगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो m कॉमन ले लीजिए तो m-3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए प्लस 2, तो m-3, तो यहाँ से आपको 3 रूट मिले m-1 m-3
और m+2। तो आपको m की 3 वैल्यू मिली, 1, -2 और 3। जब m की 3 वैल्यू मिली तो CF क्या मिला, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻3x। ये तो मिल गया CF। PI निकाल लेते हैं। PI क्या मिलेगा, e⁻3x डिवाइड बाई d³ -2d² -5d + 6। 3 इसका एक फैक्टर है, तो जैसे ही डी की जगह 3 रखेंगे ये 0 बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, x का एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 3d² -4d -5। अब d की जगह a रखेंगे, ये 3। तो क्या मिला, x e⁻3x डिवाइड बाई 3 रखेंगे तो क्या मिला, 3 × 3 9 27 27 -12 15 15 -5 10। ये आपका PI मिल गया। CF प्लस PI ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा जो लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m³ -m² प्लस 4m -4 = 0। यहाँ से m² कॉमन ले लीजिए तो m-1, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो m-1। तो क्या मिला, m-1 और m² प्लस 4। m² प्लस 4 को 0 करेंगे तो m = क्या मिला, ±2 आयोटा। तो एक तो ये मिला और एक मिला m = 1। तो आपके पास 3 रूट मिल गए, एक तो अलग है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तो CF क्या बनेगा, C1 e⁻x प्लस e⁻0x C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x। ये आपको क्या मिला, CF। रही बात PI की, PI निकाल लेते हैं। e⁻x डिवाइड बाई d³ -d² प्लस 4d -4। e की जगह 1 रखेंगे क्योंकि e⁻ax में a है 1। 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर a रखेंगे, मतलब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 2 1 1 + 4 5। तो मिलेगा x e⁻x/5। CF मिल गया, PI मिल गया, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² -6m + 9 = 0। तो क्या मिला, m-3 का होल स्क्वायर। तो m की वैल्यू 2 मिली, 3 और 3 रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। तो CF क्या मिला, C1 e⁻3x प्लस x C2 e⁻3x। ये तो मिला CF। PI निकालिए, e⁻3x डिवाइड बाई d² -6d + 9। जब 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 इसका रूट है तो ये 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो क्या तरीका, x का मल्टीप्लाई, उसके बाद d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो 2d - 6। फिर से 3 रखेंगे, 0 बन जाएगा। फिर से वही तरीका, x का फिर से मल्टीप्लाई e⁻3x और d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ये आपका PI मिल गया। CF प्लस PI दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वही लिखा है जो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, m³ + 3m² + 3m + 1 = 0। ठीक है, m² कॉमन ले लीजिए तो m + 3 नहीं, फिर क्या तरीका है, -1 रख करके देखें। हाँ जी, m = -1 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि m + 1 इसका एक फैक्टर है।
यहाँ पर m क्यूब है, यहाँ पर m है, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m क्यूब बन गया। m स्क्वायर, यहाँ पर 3m स्क्वायर है, तो 2m कम पड़ रहा था, तो 2m स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 2m यहाँ से आ जाएगा, प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m प्लस 1, तो क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका तो फैक्टर ही है, m इज इक्वल टू -1। इसको ज़रा देखते हैं, ये क्या लिखा है, m प्लस 1, और ये लिखा है m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास मिला m प्लस 1 का क्यूब, तो m के आपके पास 3 रूट मिले, -1 -1 -1, तीनों रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं, तो CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर -x प्लस x C2 e की पावर -x प्लस x स्क्वायर C3 e की पावर -x। ये तो मिला CF। बचा क्या, PI देख लेते हैं, e की पावर -x डिवाइडेड बाई d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। जब -1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो क्या तरीका है, x का मल्टीप्लाई और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर d की जगह -1 रखिए, तो क्या मिला, -1 रखेंगे तो ये 3 -6 प्लस 3, फिर से 0 बन रहा। तो फिर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, जब ये 0 बन गया तो फिर x का मल्टीप्लाई फिर से, तो एक्स स्क्वायर और फिर से एक डिफरेंशिएशन, तो 6d प्लस 6, फिर जब रखेंगे तो फिर 0 बनेगा। तो फिर क्या तरीका है, x का फिर से मल्टीप्लाई और फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये आपका आंसर है, PI। CF प्लस PI ऐड कर दीजिएगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे 0 बनता जाएगा x का मल्टीप्लाई करते जाइए। और अब देखिए, जब मैंने x का मल्टीप्लाई किया, x का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो x को थोड़ा इससे बाहर रखा। आप इसमें घुसा कर मत रखिएगा कि x e की पावर -x, वो तो बाद में मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन अभी अलग रखने से क्या फायदा है कि ये भी जो ऑपरेटर होगा वो इस पर लग रहा है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, m-1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 1 1। CF क्या मिला, C1 e की पावर x प्लस x C2 e की पावर x प्लस x स्क्वायर C3 e की पावर x। ये तो मिला CF। PI देखिए, 16 e की पावर 3x डिवाइडेड बाई d-1 का क्यूब, d की जगह a रखिए, a की वैल्यू है 3, तो 16 e की पावर 3x, 3 - 1 2, 2 की पावर 3 8, तो 2 e की पावर 3x। PI मिल गया, CF मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकालिए, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 3, तो यहाँ से m के 2 रूट मिले, एक -2 और एक 3, तो CF क्या मिला, C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर 3x। ये मिला CF। CF मिल गया, अब बचा PI की बारी आई। कॉस हाइपरबोलिक लगा है, तो PI में e की पावर x, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला लगा दीजिए, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बाई 2। ये e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो मिल जाएगा 1/2 e की पावर 3x प्लस e की पावर -x। तो PI निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 e की पावर 3x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस d माइनस 6 प्लस e की पावर -x d स्क्वायर माइनस d माइनस 6। चलिए d की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, 3 रखूंगा तो यहां पर तो ये 0 बन जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करके फिर 3 रखिए, तो 2d माइनस 1। यहाँ पर -1 अगर मैं रखता हूँ तो ये तो 0 नहीं बन रहा है, तो 1
प्लस 1 2 2 माइनस 6 4, ये ठीक है। अब यहां पर देखिए 1/2, डी की जगह 3 रखिए तो 6 माइनस 1 5, तो x e की पावर 3x/5 माइनस e की पावर माइनस x/4। अंदर 2 ले जाइए तो क्या मिला, x e की पावर 3x/10 माइनस e की पावर माइनस x/8। यही आपका पी है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको वही मिल जाएगा जो आंसर लिखा है। ये आंसर है आपका, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विनती है, गुजारिश है कि स्वस्थ रहिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्टकट मत अपनाइए, चीज़ों से मत भागिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो कंटिन्यू कोशिश कीजिए, ठीक है। भागने से कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।